नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दी मार्कर में। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर पे। आज हम लोग जो बात करेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है कि क्या क्या सिलेबस था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके उसे देख सकते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री का सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि क्या है, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो पे आओ। उसमें बेसिकली ये बताया गया कि सिलेबस क्या क्या है। टोटल आपको पढ़ना है 9 चैप्टर्स। आपको जो क्लास 11 में पढ़ना है टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। तो पहले आप देख लो कि इसको क्या पढ़ना है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं इस पे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है सर, तो आपका चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बोल सकते हैं आप, जान है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो भी चीज पढ़ोगे वो बार बार यूज होगा। ये सिर्फ 11th में नहीं, इवन 12th या हायर लेवल में स्टडी करोगे केमिस्ट्री को तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा। अगर बोर्ड के पर्पस से पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये कितने मार्क्स का आएगा, तो ये आपका मार्क्स दे के जाएगा, वो है आपका 7 मार्क्स। ये जो बोर्ड में आएगा इस चैप्टर से आपको 7 मार्क्स आएगा। सर अगर कोई जेई की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर जेई का बात किया जाए तो जेई में जनरली इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। तो जेई मेंस में अगर बात किया जाए तो आपको इसके रिगार्डिंग आपको 1 से 2 सवाल, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसका जो कंसेप्ट यूज होगा वो काफी ज्यादा यूज होगा। कंसेप्ट जो यूज होता है इस चैप्टर में वो काफी ज्यादा, हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जेई एडवांस का बात करूं तो उस पे भी आप मान के चलो कि एक चैप्टर मिलेगा, साथ साथ इसका जो क्वेश्चन का यूज होगा वो काफी ज्यादा, जो कंसेप्ट पढ़ोगे वो काफी ज्यादा यूज होगा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात कर लेते हैं तो नीट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। नीट में अगर मैं बात किया जाए तो इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ नॉलेज पर्पस या कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम ही में है कंसेप्ट भाई, तो इसमें बार बार जो भी चीज पढ़ोगे इसमें वो बार बार आपका यूज होगा। किसमें? थ्रू आउट द केमिस्ट्री में। मोस्टली आपका किसमें होगा? फिजिकल केमिस्ट्री में। बात करूंगा कि क्या होता है, कहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते एकदम बेसिक से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे को प्रॉब्लम होता है कि सर ऑनलाइन में हमें समझ नहीं आती है, तो उसके लिए अभी हम लोग उपाय लगा रहे हैं कि एकदम बेसिक्स बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के लिए, लेकिन अगर कुछ यूज होगा 9th का या फिर 10th का तो मैं उसे ब्रीफली बता दूंगा, फिर आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो चलिए एकदम बेसिक से बात करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? केमिस्ट्री किसका ब्रांच है सर? तो केमिस्ट्री आपको पता होगा कि ये कहां से पढ़े हो यार, तो आपका ये साइंस का ब्रांच है। तो पहले क्या जान जाए साइंस, आपने बहुत लोगों ने साइंस लिया है तो बताओगे, जैसे पूछ देता है घर में मामा चाचा लोग आते हैं, पूछ देते हैं कि क्या लियो? साइंस। अगर उन्हें नहीं पता है तो क्या बताओगे कि साइंस क्या है? या फिर भी हम लोगों को थोड़ा क्यूरियोसिटी जान पाए या जाग पाए तो वो क्या होगा भाई, साइंस क्या है? आपका मन में भी आता होगा, थोड़ा सोच सकते हो कि क्या है, बताओगे कि क्या है, साइंस क्या है। जस्ट आप अपने मन में भी सोच सकते हो, ठीक है, कि साइंस क्या है सर। पता तो बहुत समय से पढ़ रहे हैं, क्लास 2 क्लास 3 से ही आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा साइंस। तो साइंस क्या है पहले इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या पढ़ते हो साइंस में? नेचर के बारे में पढ़ते हो। नेचर मतलब जो आपके आसपास है या कोई और प्लेनेट है, तो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो? सराउंडिंग के बारे में, या आप और अच्छे से क्या बोल सकते हो, नेचर के बारे में और उसके कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो किस में पढ़ते हैं? तो साइंस में ही पढ़ते हैं। बेसिकली उसके लॉज के बारे में बात करते हैं। जो नियम को बोल रहा हूं मैं उसको क्या बोल रहा हूं? लॉज। अब लॉज क्या है सर? लॉज मतलब जो हर एक के लिए वैलिड है। जैसे अभी यहाँ पे आग लग जाए तो मैं अगर कोई भी बच्चा या मतलब कोई भी इंसान अगर जाएगा तो उसे जलन फील होगी या गर्मी फील होगी, तो वो सभी के लिए वैलिड है। अगर सपोज करो यहाँ पे आग लगा, मैं अगर यहाँ पे हाथ रखूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, आप रखोगे तो आपका भी हाथ जलेगा। तो बोल सकते हैं ना, आग में अगर हाथ डालोगे तो सभी का हाथ जलेगा। तो वो क्या हो गया? लॉज हो गया, हर एक के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि लॉज आपके लिए कुछ अलग हो, मेरे लिए कुछ अलग हो, उसे हम लोग लॉ नहीं कहेंगे। लॉ मतलब सभी के लिए वैलिड है। आपने सुना होगा कभी कि ग्रेविटेशनल लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटी, कोई भी चीज ऊपर से कहां जाता है? नीचे की ओर जाता है भाई। क्यों जाता है? तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, और नहीं पढ़े हो तो आप देखोगे फिजिक्स में,
ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस होगा ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे में। एक अर्थ का एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वो कहाँ आएगा सर, नीचे ही आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है कि लॉज क्या होता है, तो लॉज मतलब हर एक के लिए वैलिड है। तो साइंस का एक ब्रीफली बात कर ले रहा हूं, कोई भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि साइंस क्या होता है, ठीक है, साइंस क्या होता है ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, बट फॉर नॉलेज पर्पस और क्यूरियोसिटी आ पाए केमिस्ट्री की तरफ या साइंस की तरफ, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बेसिक से। तो साइंस के बारे में क्या बोलेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में पढ़ेंगे भाई, नेचर में ही सारा चीज आ जाएगा। दुनिया में जो भी चीज बात कर लो, आप बायो पढ़ोगे तो वो भी आप नेचर का ही पार्ट है। इवन हम लोग भी किसका पार्ट है, नेचर का पार्ट है। तो आप बायो पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स में आप देखते होगे पुली का यूज करते हो, तो पुली भी किसका पार्ट है, नेचर का ही पार्ट है। क्लियर है। तो इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन का हम लोग बात नहीं करेंगे, एकदम बेसिक्स बात करेंगे, ठीक है। नेचर के बारे में पढ़ेंगे और इसका लॉज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सिस्टमेटाइज वे में भी पढ़ते हैं, एक के बाद एक क्रमबद्ध पढ़ते, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो उसी को कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी भी। तो दूसरे डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, यही एनफ हो जाएगा। इट इज द स्टडी, और आप क्या बोल सकते हो, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। बेसिक सा डेफिनेशन है। आई होप कि ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं। हम लोग तो पढ़ने वाले थे सर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है, तो देखिए जरा केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है सर, अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए तो केमिस्ट्री क्या है, पढ़ते आए होगे, ठीक है। अब ये एक नया बुक आ जाएगा आपका। हाँ, अगर क्लास 11 का बात करेंगे तो आप एनसीईआरटी अगर फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको 2 बुक मिलेगा क्लास 11 के लिए, एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। क्लियर है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री क्या होता है जरा बताओगे, सुनिए होगे कभी ना कभी तो क्या होता है। तो पहली बात तो ये ब्रांच है सर साइंस का। एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि ये किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है। और क्या बात कर सकते हो आप, साइंस का ब्रांच है, साथ साथ आप इसमें पढ़ते हो एटम्स के बारे में। अब सर एटम्स क्या है, दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा। अगर दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा अगर मान लेते हैं इस पेन को है, सपोज करो ये पेन है, इसे मैं कट करते गया एकदम छोटा हिस्सा आ गया जिसे और कट नहीं कर पा रहा हूं, उसे को हम क्या कहेंगे, एटम बोलेंगे। क्लियर है कि एटम क्या होता है। बाकी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी डेफिनेशन के हिसाब से, या आपने क्लास 9 क्लास 10 में पढ़ा होगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है सर। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो पहला पॉइंट है कि क्या पढ़ने वाले, ये ब्रांच है साइंस का। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर, तो ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर एक से ज्यादा एटम आ जाए कहीं पे तो उसे क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स। और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहते हैं सर, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बात करूंगा केमिस्ट्री के बाद मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे ही बात करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। तो एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब कुछ लिए हो कुछ और बन कुछ और रहा है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो। जैसे आप वाटर ले ले तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी एक एक्सपेरिमेंट था, आपको शायद याद हो, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे क्या लिया था, वाटर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, करंट पास किया था, याद है, इलेक्ट्रोड लगा दिया था एक साइड, दोनों साइड आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया था, फिर इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया था और देख रहा था तो यहाँ पे बबल्स बन रहा था, इधर पे भी बबल्स बन रहा था और इधर पे भी बबल्स बन रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इन्वर्ट करके एक टेस्ट ट्यूब रख दिया था, तो इधर साइड कुछ गैस बन रहा था और इधर साइड गैस बन रहा था। तो देखा था हम लोगों ने, क्लास 10th का ही है भाई, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। H2O को अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट, EC का मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या क्या आया सर, हाइड्रोजन गैस आता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। एक टेस्ट ट्यूब में आपका हाइड्रोजन गैस आ रहा होगा और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, देखो भाई ये क्या है। अच्छा पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन को 2 करेंगे तो ऑक्सीजन अब 2 हो चुका है, ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन कितना है भाई, देखो यहाँ पे तो 4 है, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। तो देखो आपने लिया कुछ और बना कुछ और। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, पानी अलग है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, पानी अलग है। देखे होगे अगर आपको प्यास लगता है तो आप ऑक्सीजन नहीं पी लेते हो, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं पी लेते हो।
ऑक्सीजन तो है लेकिन फिर भी प्यास बुझने के लिए क्या चाहिए, पानी ही चाहिए। तो ये बेसिकली देख सकते हो ये सारे अलग है, पानी अलग है, हाइड्रोजन अलग है एंड ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लिया कुछ और बना कुछ और। इस सब पे बात करेंगे, कैसे आएगा एटम्स, कैसे आएगा मॉलिक्यूल्स। इसके लिए अभी पैनिक नहीं करना है, बस आपने क्लास 10th को पढ़ा होगा तो मैंने इसको रिकॉल कर लिया ताकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन समझा पाऊँ। तो क्या क्या पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे कन्वर्ट होता है या कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। साथ ही साथ उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब पानी का क्या गुण होगा, हाइड्रोजन का क्या गुण होगा, ऑक्सीजन का क्या गुण होगा। साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो दिखता कैसा होगा, स्ट्रक्चर के बारे में, उसका ढांचा क्या होगा। ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। क्लियर है। तो अब इसका डेफिनेशन साथ साथ में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज साइंस, व्हाट इज केमिस्ट्री, बट फॉर नॉलेज और क्यूरियोसिटी पर्पस हम लोगों को ये पता होना चाहिए, तभी जाके चैप्टर में थोड़ा मजा आ पाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो क्या होगा सर, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is a branch of chemistry in which we deal about किसके बारे में सर, एटम्स के बारे में। और दुनिया में सभी चीज एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है भाई, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ही तो मिलकर मैटर बना हुआ है। जैसे ये आपका बोर्ड है, क्या है, मैटर है। मैटर क्या होता था भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा, फिर बात करूंगा उसका डेफिनेशन की। और एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनता है, मैटर। मैटर क्या होता है सर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी दुनिया में सब्सटेंस जिसका कुछ वजन हो या कोई जगह घेरता होगा उसे क्या कहेंगे, मैटर। तो वही सबसे बन रहा है। तो मैटर का फंडामेंटल्स क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स देयर प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कॉमा देयर स्ट्रक्चर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन एकदम बेसिक्स बात किया हूं कि ये क्या होता है साइंस। तो स्टडी ऑफ नेचर और उसके लॉ के बारे में पढ़ना को क्या कहेंगे, साइंस। केमिस्ट्री क्या है, तो ये एक ब्रांच है आपका साइंस का, जहाँ पे हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस सब का मतलब बता दिया था कि क्या क्या होता है भाई। अब हम लोग बात करेंगे एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, एटम्स क्या होता है एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये डेफिनेशन लिख लो। हाँ, और पढ़ने आ रहे हो तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए एक अलग ही नोट्स बनाओगे, अगर आप पढ़ रहे होगे, अगर इस लेक्चर से भी चाहे कहीं से भी पढ़ रहे होगे, तो कॉपी आपका सेपरेट होना चाहिए। केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, मैथ्स अलग, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ताकि आपको एग्जामिनेशन में आसानी हो पढ़ने में। क्लियर है, तो आप प्लीज इसे नोट डाउन करिए, फिर में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। पॉज करके भी कर सकते हो आप, पॉज करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। मैंने यहां पे यूज किया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बोला था कि कुछ भी चीज़ अगर 9th का या फिर 10th का आएगा तो आपको उसके लिए पैनिक नहीं करना है। मैं बताऊंगा कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो चलिए पहले एटम्स ही बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बात कर लेते हैं, फिर हम लोग मोल कंसेप्ट की ओर आते हैं, फिर हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब सर मोल क्या होता है वो बात करेंगे अभी, ठीक है। उसके लिए पैनिक ना करें। अभी देखो एटम्स, एटम्स बताया था, सबको तोड़ता गया इस पेन को कट करते करते एक छोटा सा हिस्सा जिसे और हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, एटम्स। अभी के लिए इतना मान लीजिए, ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा को क्या कहेंगे, एटम।
तो आप बोल सकते हो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एक नया वर्ड यूज कर रहे हो सर आप, एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा को हम लोग क्या कह रहे हैं? एटम। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है? अब तो एक आप नया सोचोगे कि एलिमेंट क्या है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एलिमेंट क्या है, समझोगे फिर। एलिमेंट या एलिमेंट्स, जो भी बात बोल लो। अगर मैं बात करूं एलिमेंट का, तो एलिमेंट क्या है तो उसे हम लोग देखते हैं एलिमेंट क्या है। देखो, अगर एक ही टाइप का एग्जांपल लेता हूं ताकि आप समझ पाओगे, ठीक है? मैं यहां पे बना देता हूं डायग्राम। ये मैंने सपोज कर लो कि मैंने आयरन का सीट लिया है, मतलब आयरन का कोई सीट, मतलब आयरन का प्लेट ले लिया, आप समझ लो। ये किसका है सर? आयरन। अब आयरन को कैसे लिखते हैं आपको पते होगे, पीरियोडिक टेबल देखे होगे तो उसमें देखोगे 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बार बार यूज होगा। पहले क्लास 10th में था, लेकिन अभी आप लोगों का सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बात करना होगा। तो आयरन को कैसे लिखते हैं? सिंबल में Fe, इसलिए हो गया आयरन। ये देखो, आयरन का अगर सबसे छोटा हिस्सा का बात करेंगे, ये भी छोटा, ये भी छोटा, इसमें सिर्फ आयरन का एटम है। मान ले रहे इसको सबसे छोटा, जो सर्कल बना रहा हूं वही क्या है आपका? एटम है। बेसिकली एटम कैसा फॉर्म में रहता है? स्फेरिकल, ना कि सर्कल, ना कि ये सर्कल का फॉर्म में रहता है। ऐसा करके हर एक जगह होगा भाई। तो एक ही टाइप का अगर एटम से कोई मिलके कुछ बन रहा होगा, या एक ही टाइप का पार्टिकल से मिलके बन रहा होगा, उसी को क्या कहेंगे सर? एलिमेंट। एक ही टाइप का पार्टिकल कहने का मतलब ये वाला भी पार्टिकल आपका आयरन है, ये वाला पार्टिकल भी आयरन है। इधर मैं बनाया नहीं हूं, लेकिन इधर भी बना हुआ है। अगर इस पार्टिकल को भी लोगे तो ये भी आयरन है सर, ये भी पार्टिकल को लोगे तो ये भी क्या होगा? ये भी आयरन है। अगर एक ही टाइप का पार्टिकल्स होगा, अगर एक ही टाइप का पार्टिकल्स होगा तो उसी को क्या कहते हैं? अगर एक ही टाइप का पार्टिकल से मिलके कुछ बना होगा, उसी को क्या कहेंगे? एलिमेंट। क्लियर है? अब इसी का सबसे छोटा हिस्सा, मतलब काट के सबसे छोटा वाला ये वाला बचा, इसी को क्या कह दे रहे हैं इस केस के लिए? एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है? अगर एलिमेंट को, ये आयरन का है, इसको तोड़ते गए, पहले ये इतना बड़ा था, अब इसको तोड़ के मैंने इतना छोटा कर लिया, फिर और छोटा किया और छोटा किया, जो सबसे छोटा हिस्सा हो गया उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एटम। क्लियर है? क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। एटम क्लियर है? समझ पा रहे हो? तो इसको बोल सकते हो अगर एक ही टाइप का एटम, क्लियर, अगर एटम को जोड़ते जाए तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? आपका एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर है? देखो, तो इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब उसके बाद एलिमेंट का डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे? इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये मतलब एक ही टाइप का पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये अभी जो भी डेफिनेशन बात कर रहा हूं एकदम ब्रीफ बात कर रहा हूं, आगे फिर से हम लोग बात करेंगे इसके डिटेल के बारे में, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूं एकदम बेसिक्स, ताकि अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर पाए। जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो हम लोग स्टार्ट कर पाए। क्लियर है? तो इसलिए मैं एकदम बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं जिससे कि आप समझ पाओ। क्लियर है? अगर एक ही टाइप का पार्टिकल से मिलकर जो बन रहा होगा उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। जो उसका सबसे छोटा हिस्सा होगा उसको क्या कह देंगे सर? एटम। क्लियर है? दूसरा टर्म यूज करूंगा, दूसरा टर्म हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूल। दूसरा टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का सिंपल डेफिनेशन है इट इज ग्रुप ऑफ, चाहे बोल सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर एक से ज्यादा एटम्स होगा उसे क्या कह देंगे? मॉलिक्यूल्स। एकदम बेसिक डेफिनेशन है ताकि हम लोग स्टार्ट कर पाए मोल कंसेप्ट। एटम्स, मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए। एलिमेंट इसमें फंस गया इसलिए मैंने एलिमेंट्स का भी डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है? अब इसका डेफी देखो, आगे बात करते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन का किसी को पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़े होगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो क्या लिखते हैं आप? हाइड्रोजन को कैसे लिखते हो? H। अकेला ही रहेगा भाई ये,
ये कभी भी 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 4 नहीं, ये हमेशा अकेला रहेगा। हीलियम आता है तो हीलियम के लिए क्या सिंबल होता है सर? He। लिथियम के लिए Li। ये जो भी लिख रहा हूं ये एटम में आ जाएगा। बेरिलियम को B से लिखते हैं, ठीक है। नीचे नाम भी लिख दूं क्या? नाम मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा तो इसको क्या कहेंगे आप साथ साथ लिख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरोन भी होता है लेकिन मैं अभी सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का लिख रहा हूँ, कार्बन, ऑक्सीजन। ये जो अकेला रहेगा उसको क्या कहेंगे सर? एटम। नाइट्रोजन का N, ऐसा कर करके एग्जाम्पल होगा। बचपन में पढ़ते भी थे 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आना चाहिए था, क्लास 9th में हम लोग याद भी करते थे, ठीक है, 1 से लेके 20 तक। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे एटम्स का सिंबल ऐसा होगा, सब अकेला होगा, कोई भी 2 नहीं हो सकता है एटम्स के लिए। अगर 2 होगा तो कहाँ आ जाएगा सर? वो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि याद देखो ग्रुप का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे देखो अगर हाइड्रोजन गैस का बात करूं तो कैसा रहता है? H2 का फॉर्म में। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, अपने अंदर इनटेक कर रहे हो, वो ऑक्सीजन कैसा फॉर्म में रहता है? O2। नाइट्रोजन पढ़े होगे कि सराउंडिंग में नाइट्रोजन होता है 78%, वो कैस फॉर्म में रहता है? N2। देखोगे पॉल्यूशन का कारण क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के लिए C, डाई का मतलब होता है 2 और ऑक्साइड का मतलब हो, तो लिख सकते हैं H2O2 N2 CO2। ये सब किसका एग्जाम्पल है सर? तो ये सब आपका एग्जाम्पल आएगा मॉलिक्यूल्स का। इसके बारे में हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन आने वाली क्लासेस में। अभी हम लोग बात कर पा रहे ताकि हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर पाए। क्लियर है? ये एकदम बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं ताकि आपको एटम्स का मतलब समझ में आ जाए, बेसिक मतलब, मॉलिक्यूल्स का बेसिक मतलब समझ में आ जाए और एलिमेंट का बेसिक मतलब। क्लियर है? इसको फर्स्ट नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। थोड़ा बड़ा लिखना होगा, छोटा लिख रहा है मेरे को, ठीक है, थोड़ा और बड़ा लिखूंगा। थोड़ा और बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। पॉज करके भी कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर मोल कंसेप्ट। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोल कंसेप्ट। यहाँ से ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार यूज होगा, ठीक है, बार बार यूज होगा। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है सर। अब हम लोग चल सकते हैं थोड़ी सी आगे की ओर, और उस चैप्टर का नाम है, मतलब उस टॉपिक का नाम है, चैप्टर तो वही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उस टॉपिक का नाम है आपका मोल कंसेप्ट। जेईई में इसी का एक चैप्टर बन जाता है मोल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। मोल कंसेप्ट यानी मोल क्या है सर? मोल क्या है आप बताओ? पहले तो इसका एकदम बेसिक डेफिनेशन बात करूंगा ताकि हमको मोल समझ में आ पाए, जिस तरह से एटम्स के बारे में बात किया, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स का बात किया। अभी हम लोग बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, मोल क्या होता है। तो मोल कंसेप्ट समझने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोल। मोल क्या है सर? जिस देखो इसको समझाने के लिए मैं इधर लिखता हूं, जिस तरह से आप समझते होगे, जिस तरह से आप ऐसा समझो, मोल कंसेप्ट को ऐसा समझते हैं, जिस तरह से यहां पे लिख देता हूं, आप ये जानते होगे कि जिस तरह से आपको कहीं पे, अगर कहीं पे ऐसा कोई बोल दे 1 दर्जन, 1 दर्जन, उसको क्या बोलते हो आप? क्या समझते हो? 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। जैसे ही कोई बोल दे 1 दर्जन हमको बनाना दे दो, तो उसमें कितना पीस आता है? 12 पीस। 1 दर्जन अंडा दे दो तो उसमें भी कितना दे देगा अंडा? 12। तो 1 दर्जन बोलो या 12 बोलो, सेम बात है। उसी तरीके से 1 मोल आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, उसका वैल्यू होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर क्या छोटा है या बड़ा है या बहुत बड़ा है? तो बेसिकली ये नंबर बहुत बड़ा है। कैसे सर? क्योंकि 10 का पावर 23 है, ये पता होगा। जैसे देखो आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं, कुछ भी चीज होगा तो मैं बोला था साइड में लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1। जैसे आपको कहीं पे ऐसा पढ़ी होगी बचपन में भी, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है सर? 1। अगर किसी का भी पावर अगर वैल्यू 1 है मतलब उसका वैल्यू सेम ही है, 10 ही रहेगा। 10 का स्क्वायर मतलब क्या? 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। कैसे करेंगे? 10 का स्क्वायर है तो 1 लिखेंगे और जितना पावर होगा उतना 0।
यहाँ पे 1 लिखे और पावर कुछ 0 था तो 0 0, 10 लिखे पावर 1 तो 1 लिख के 1 0। उसी तरह से अगर कहीं पे ऐसा रहा 10 का पावर 3 तो इसका कितना आएगा, 1 लिखेंगे और कितना 0 सर, 3 0। एक और ले लेते हैं, कहीं पे ऐसा रहा 10 का पावर 4 तो 1 इंटू 10 का पावर 4, ये बहुत है। उसी तरह से सोचो 10 का पावर 23 है सर, ठीक है, तो ये कितना बड़ा जाएगा भाई, 10 का पावर 23 बहुत ज़्यादा आएगा। आप इसे रफली यूज़ करोगे, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे सर, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है, क्लियर है कि 6 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि रफली बोलते हैं ना, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, सपोज करो 999 का है, आपने 1000 रुपया पे कर दिया, तो क्या आप एक रुपया मांगे होगे क्या, नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं, राउंड ऑफ, मतलब लगभग क्या हुआ, तो 6.022 को लगभग बोल सकते हैं 6 ही है यार, और 10 का पावर 23 था वो एज इट इज आ गया। क्लियर है, तो 1 मोल का अभी न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बट न्यूमेरिकल किससे बनाएंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से, ताकि हम लोगों को टाइम कम लगे। क्लियर है, तो 1 मोल को हम लोग कैसे समझेंगे सर, 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस साइड जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली आपके लिए, जिसको नहीं आता होगा वो इस साइड को नोट डाउन भी कर सकते हो, कि जिसको नहीं पता होगा किसी का पावर 0 होता था 1 है, तो वो अपने साइड में लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा मेन पार्ट रहेगा। और इसको रफली आप क्या बोल सकते हो, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। और क्या बोलोगे सर, अगर 6 लिखे तो कितना लिखेंगे बताओ तो जरा, 10 का पावर 23 तो कितना जीरो आएगा, 1 लिख के 23 जीरो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देख सकते हो इतना बड़ा नंबर, इसे आप काउंट भी नहीं करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 क्या हो जाएगा 6 और 23 को 0 रहेगा, तो ये बहुत बड़ा नंबर है सर, ये बात समझ पा रहे हो। इतना तो किसी के पास पैसा भी नहीं होगा, काउंट कर लो, आपको आता होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, हम लोग इंडियन में ही चलते हैं, तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, यहीं पे खत्म हो जा रहा है सर। ठीक है, चलिए सर इंटरनेशनल में चलिए, तो इंटरनेशनल में देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या आता है, 10,000 के बाद 100,000। ठीक है, फिर उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर भी देखो इतना सारा बचा हुआ है सर। तो इतना तो पैसा भी नहीं है, इतने तो लोग भी नहीं है, क्योंकि लोग भी कितने हैं, 8 बिलियन, अगर पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन बात किया जाए तो 8 से 8.5 बिलियन है। इंडिया का पॉपुलेशन 1 से 1.5 बिलियन, 1.4 से लेके 1.5 बिलियन के बीच में है, तो समझ पा रहे हो, तो इतना बड़ा किसके लिए यूज होगा, तो ये बेसिकली छोटा पार्टिकल्स के लिए यूज होगा। छोटा पार्टिकल्स बोले तो सर एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इस सब के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे केमिस्ट्री में, मोल्स के बारे में। इसी के लिए एक टर्म दिया गया 1 मोल। क्लियर है कि क्या है, और कहाँ यूज करेंगे सर, तो माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए। माइन्यूट का मतलब जो बहुत छोटा हो, उसके लिए यूज करेंगे। क्यों सर छोटा के लिए यूज करेंगे, बड़ा के लिए नहीं, अरे बड़ा रहेगा इतना संख्या में तब तो, समझ पा रहे हो, इतना संख्या में मतलब इतना बड़ा नंबर में कुछ रहे तब तो उसके लिए यूज करोगे ना। अब 12 है तो 12 तो हम लोग यूज करते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, समझ पा रहे हो, 12 तो आराम से गिन सकते हैं, इसलिए यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में दर्जन। लेकिन 1 मोल हम लोगों को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा, कभी कभी आपको फिजिक्स में भी यूज होगा। ठीक है, तो 1 मोल बेसिकली क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, जस्ट आप इसे एक नंबर जैसा समझो। क्लियर है, तो अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, एकदम बेसिक सा डेफिनेशन, फिर उसका रियल डेफिनेशन बात करेंगे। तो उसको क्या लिखेंगे, एन असेंबली ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 things is known as 1 मोल। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो, यहीं पे मेन डेफिनेशन खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इट इज अ वेरी बिग नंबर। ये बेसिकली क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। सो इट इज यूज्ड फॉर
वेरी माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है छोटा, वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पता होगा, एटम के अंदर घूमते रहता है भाई, ठीक है। ये सब के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, मोल का। ये हम लोगों ने बेसिक सा मतलब समझा है कि मोल का क्या होता है। इसका एक्चुअल डेफिनेशन भी बात कर लेंगे, अभी हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन भी बात करेंगे। ये नंबर ही क्यों चूज किया गया ये आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छे सर छोटा पार्टिकल्स के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ा मेजर कर पाए। जैसे अभी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अभी मैं ऐसे हाथ रख रहा हूं तो फील भी नहीं कर पा रहा हूं कि इसका मास क्या होगा। क्यों सर, क्यों नहीं फील कर पा रहे? क्या ऐसा है कि ऑक्सीजन गैस का मास नहीं होगा? बेसिकली होगा ऑक्सीजन गैस का मास, बट फील क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसका मास काफी कम है। सपोज करो कि अगर आपको एक मच्छर काट रहा है तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो लाखों करोड़ों मच्छर काट रहा है तो आपका काम उसी दिन काम तमाम हो जाएगा भाई, समझ पा रहे हो? तो अगर कोई छोटा चीज को भी अगर बहुत ज्यादा संख्या में रहेगा तो उसका मास या कुछ उसका जो इफेक्ट आएगा वो एक मेजरेबल होगा, मतलब इसको हम लोग मेजर कर पाए। उसी तरीके से अगर कोई भी जो गैस है या एटम्स का मास अगर 1 मोल लोगे तो वो किस में आता है? बेसिकली ग्राम में आने लगता है। अगर 1 मोल का मास लेते तो वो जनरली ग्राम में आने लगेगा और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं। तो इसलिए भी आपका मोल कंसेप्ट काफी यूज होगा, ठीक है। ये छोटा नंबर है, अगर छोटा को भी बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा ना भी हो तो वो एक मेजरेबल तो हो जाएगा भाई, क्लियर है? इसलिए इस नंबर का इजाद किया गया। अच्छा, यही नंबर क्यों सोचा गया था सर? इस नंबर को ही क्यों सोचा गया था उस पर भी बात करेंगे। पहले इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। यही नंबर क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा तो उस पर हम लोग बात करते हैं। यही नंबर क्यों लिया गया तो उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो उस पर बात करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, पहले हम लोग एलिमेंट्स ही लिख देते हैं। ये डेफिनेशन लिख लिया है भाई, ये डेफिनेशन आप आई होप कि आपने लिख लिया हो, ठीक है। नहीं भी लिखे हो तो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। इसी का दूसरा डेफिनेशन यहां लिख दे रहा हूं और फिर मतलब समझा देता हूं कि क्या है। देखो, अच्छा थोड़ा सा आपको क्या बताऊं, आइसोटोप का मैं यूज करूंगा ना, आइसोटोप को यूज करूंगा। तो आइसोटोप आप लोगों ने कभी पढ़ा है? आइसोटोप पढ़े होगे 9th 10th में, आया होगा, ठीक है, पर भूल गए होगे, ये भी पता है। तो उसे देखते हैं, चलिए हम लोग कि आइसोटोप क्या होता है। फिर उसके बाद मोल का हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन पे बात करेंगे। अभी इसका दूसरा डेफिनेशन बाप करेंगे तो और करके आप दूसरा डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। स्पेस भी छोड़ सकते हो, 3-4 लाइन छोड़ दो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोटोप। एक टर्म है जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप बेसिकली एक टर्म है जो किसके लिए यूज होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। क्या बोला सर? फिर से किसी भी एलिमेंट में 2 चीज लिखा रहता है। आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो देखोगे 2 चीज लिखा हुआ है। फर्स्ट रहता है एटॉमिक नंबर और दूसरा होता है मास नंबर, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं आइसोटोप का। तो आइसोटोप बेसिकली एक ही एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होगा और मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। उसी को क्या कहेंगे? आइसोटोप। एग्जांपल दूंगा अभी, देखो पहले आइसोटोप का पहले डेफिनेशन बात कर लेता हूं। आइसोटोप का डेफिनेशन क्या होगा? आइसोटोप का इसमें आइसोटोप का एन एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट का होगा भाई। एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, but different mass number is known as
इज नोन एज आइसोटोप। क्या बोले सर? किसी एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, उसी को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? आइसोटोप। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देखो, पहले तो कोई भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं किसी भी एलिमेंट को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट पढ़े होगे कभी? देखो, किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल को ऐसे लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा उसको एक्स से बताते हैं, और मास नंबर को हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो मास नंबर को हम लोग ए से लिखते हैं, और जेड से क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ये फिर भी बात करूंगा, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं सर? एक्स को क्या कहेंगे? एक्स हो गया आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? मतलब एलिमेंट को सिंबल बोलेंगे। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, तो कार्बन का सिंबल क्या है सर? कार्बन का सिंबल है सी। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट का सिंबल होगा वो यहां लिखेंगे। और जो जेड लिखे हैं सर, जेड वो क्या है बताओ? जेड को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है? और ए को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मास नंबर। पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, सब पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर 2 में था आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो उस समय ही बात करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि किसी भी एलिमेंट का दो चीज होता है, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। बात करेंगे क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और मास नंबर। तो इसके लिए देखो, एटॉमिक कार्बन का अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, तो एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, ठीक है? कार्बन का सिंबल है आपका C। अगर मैं इसका आइसोटोप का बात किया जाए तो आप समझ लो कि कोयला का खदान में चले गए, वहीं पे कार्बन मिलेगा भाई। तो कार्बन जो ले लेगा उसमें 3 टाइप का कार्बन मिलेगा। क्या बात बोल रहे हो सर? 3 टाइप का कार्बन? हाँ सर। तो देखो इसमें क्या आएगा? एटॉमिक नंबर 6 6 6 ही रहेगा, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा। तो सेम कैसे हुआ? अभी तक तो सेम लग रहा होगा। एक का मास नंबर होता है 12, एक का मास होता है 13 और एक का मास होता है 14। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा तो सिर्फ इसी के बारे में जानते होंगे। क्यों जानते हो? क्योंकि यही तुमसे मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है। जो 100 को निकाल रहे हो तो 99% से ज्यादा यही रहता है। कौन वाला? कार्बन 612 वाला। ये दोनों मिला के 1% से भी कम में रहता है, इसलिए आप लोग इसके बारे में जानते नहीं हो। लेकिन कभी भी कोयला में जाओगे या कोयला का खदान में कार्बन निकालोगे तो कार्बन 3 टाइप का मिलेगा, 12 वाला, 13 वाला और 14 वाला। 12 क्या है सर? मास नंबर, इसके लिए 13 मास नंबर, इसका लिए मास नंबर 14। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ कि एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। एटॉमिक नंबर 6 6 6, सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12 13 14। क्लियर है? तो मेरे को अभी ये यूज करूंगा आइसोटोप का वर्ड, तो आपको समझ में आया, इसलिए मैंने आइसोटोप को डेफिनेशन बात किया है। ठीक है, आइसोटोप समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बात किया। बहुत लोग सिर्फ इसी को जानते थे। क्यों सर? क्योंकि इसका परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। क्लियर है? इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग मोल के बारे में बात करते हैं। इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग मोल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं रफ कर ले रहा हूँ, पॉज भी कर लो। सर मोल के बारे में तो बात किया था, लेकिन वो जो नंबर आया है ना भाई, मोल का जो नंबर आया वो कहीं से लाया गया होगा, तो वो कहाँ से आया है उस पर बात करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, वो नंबर कैसे लाए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया था, तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, 1 मोल का मतलब डेफिनेशन का ही बात कर रहे थे। मोल, अच्छे मोल को रिप्रेजेंट करते स्मॉल एन से ना, चाहे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही रह देते। मोल का हम लोग, ये दूसरा डेफिनेशन है ना, सेकेंड डेफिनेशन। क्या फर्स्ट डेफिनेशन गलत है? नहीं सर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूछेंगे कि कहाँ से आया है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। वो डेफिनेशन आपका सही है, आप लिखोगे 1 मोल का क्या होता है, तो 1 मोल आपका बेसिकली क्या है, आपको एक नंबर बता रहा था। 1 मोल आपको बता ही क्या रहा था, एक नंबर, जो कि ये था 6.022 × 10⁻23।
ये नंबर लाया कहाँ से गया, चाहे यही नंबर क्यों लिखा गया 6.022, 7 क्यों नहीं लिख लिया गया, 5 क्यों नहीं लिखा गया, पावर 23 की जगह 25 क्यों नहीं लिया गया, तो इसके पीछे रीजन है। बेसिकली साइंटिस्ट लोग जो अभी कार्बन एलिमेंट का बात कर रहे थे ना, कार्बन में भी कौन सा, जो कार्बन 12 वाला, मतलब जिसका मास नंबर 12 है, उसका आप 12 ग्राम ले लो। क्या ले लो, 12 ग्राम, 12 ग्राम अगर लोगे तो उसमें जितने कार्बन के पार्टिकल्स होंगे वो बेसिकली कितने होंगे, इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर। क्या बोला सर, फिर से एक बार और, तो जो 12 ग्राम आपने कार्बन 12 लिया, समझ पा रहे हो, उसमें कितना पार्टिकल्स होगा कार्बन का, इतना पार्टिकल्स होगा, समझ पा रहे हो। तो उसको इससे तरीके से निकाला गया था मोल। तो मोल का जो बुक वाला डेफिनेशन होता है उसे भी आप लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिखोगे, इट इज, बेसिकली अमाउंट बताएगा ना ये सब्सटेंस का अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या बताएगा आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन the same number of particles as that of present in 12 ग्राम ऑफ C12 मतलब इसका मास नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, as that of present in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। क्लियर है, वो एक नंबर बताएगा जो कि कितना होगा, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा 12 ग्राम C12 में, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जो कि किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसी को आप लोग कौन सा नंबर बोलते हो, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस साइंटिस्ट का नाम था, एवोगैड्रोस नंबर भी बोलेंगे तो इसी का बात करेंगे। क्लियर है। अब 1 मोल को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो फिर से एक बार डेफिनेशन, 1 मोल क्या होता है सर, या 1 मोल इतना ही क्यों होता है, तो 12 ग्राम अगर C12 को तौलोगे तो उसमें कितने पार्टिकल्स हो गए, या उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, इतने होंगे, 1 मोल के बराबर। अब 1 मोल को कैसे कैसे लिख सकते वो जरा देख लो भाई। तो 1 मोल को आप कैसे लिखोगे, तो 1 मोल को आप लिखोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको और क्या बोलते हो, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। इसको और क्या बोलेंगे सर, इसको Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N कैपिटल A, बस A सबस्क्रिप्ट में रहेगा, मतलब छोटा लिखा रहेगा और नीचे की ओर लिखा रहेगा। ये सब तरीके से हम लोग 1 मोल को बोलेंगे, ठीक है, 1 मोल को हम लोग इस तरीके से बोलेंगे, ये ध्यान रहेगा। 1 मोल 6.022 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रोस नंबर या Na। क्लियर है। तो ये मोल के बारे में हम लोगों ने बेसिक्स बात कर लिया है। अब इससे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ताकि हम लोग समझ पाएं कि मोल बता क्या रहा था, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताएंगे, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चाहे इधर नोट डाउन करो, मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूं आपका, इधर मैं क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट से, पहला क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गिवन है क्वेश्चन में, ये आपका गिवन है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, कुछ बच्चे को पता होगा तो पता है होगा, बढ़िया बात है। गिवन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, किसी को पता है, तो पता कैसे होगा, कैसे बताओगे, कमेंट में भी लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई लिखेंगे और उसके ऊपर माइनस लगा देंगे, वो इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, काफी कम होगा, क्योंकि एटम ऐसा था जिसको सबसे छोटा था भाई, ठीक है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास क्या होता है 9.11 10 का पावर -31 kg। ये होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 का पावर -31 kg।
क्लियर है? तो ये कम है या ज़्यादा है? तो बहुत कम है, क्योंकि पावर किस में है? माइनस में है। ठीक है, तो पावर अगर माइनस में होगा मतलब वो नंबर काफ़ी छोटा होगा। इसे बनाने का ट्राई कर सकते हो पहले, और नोट भी कर लो मोल का डेफिनेशन, नोट भी कर लो। ठीक है, साथ साथ देखो कैसे बनाओगे भाई। इसके लिए एकदम बेसिक्स मैथमेटिक्स चाहिए, बेसिक्स मैथमेटिक्स जिसको कहते थे यूनिटरी मेथड, बचपन में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे सर? जैसे देखो बचपन में पढ़े होगे आप लोगों ने, जैसे देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, दिख रहा होगा यहां पे, अगर एक पेन का दाम, बार बार पेन का एग्जाम्पल जानबूझ कर ले रहा हूं और यही एग्जाम्पल लेता हूं, एक पेन का दाम है 10 रुपए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 10 पेन का दाम कितना होगा तो क्या करोगे बताओ? आप लोग डायरेक्ट आंसर बोल रहे होगे 100 रुपये। तो 100 रुपये आया कैसे होगा सर? तो एक पेन का जो दाम था और जितना पेन ले रहे हो उतना से क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। देख रहे हो, अगर एक का पता है तो 10 का निकाल सकते हैं, 1000 का निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं। तो एक से अगर दूसरे का निकालते हैं या 10 का निकालते हैं, 20 का, 50 का, 100 का, कोई भी नंबर, उसी को क्या कहते हैं? कौन सा मेथड बोलते थे? पढ़े होगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पढ़े होगे, बहुत पहले ही पढ़े होगे आपने, क्लास 6-7 में ही था। तो इसमें कैसे बनाएंगे सर? तो देखो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो गिवन से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब धीरे धीरे याद भी रखते जाएंगे ना डेटा, ऐसे एग्जाम में लिखा रहेगा गिवन। क्या है गिवन? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 10 का पावर -31 kg। क्लियर है? इसमें दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का मास लिखा हुआ है। आपसे क्या क्वेश्चन में बोला है? फाइंड द मास ऑफ 1 मोल, एक मोल का मास क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल का मतलब क्या सर? मास ऑफ 1 मोल का मतलब ये नंबर है, वो गैड्रो नंबर। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। 1 मोल का मतलब यही समझेंगे अब से। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? एक का पता है 9.11, तो इतना का कितना होगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया था। एक का पता है 10 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया, 6 का निकालता तो 6 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे कितना नंबर है? 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस नंबर को इस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 9.11 इंटू 6.022, पहले जो नंबर है मैंने नंबर को लिख लिया, इसका नंबर, और जो पावर है उसको एक साथ लिखूंगा। तो इसको लिखता हूं, पावर उधर साइड दिखेगा भी नहीं, तो पावर को मैं इंटू करके नीचे ही लिख दे रहा हूं। 10 का पावर इसका क्या है सर? -31, और इसका क्या था? इंटू, क्योंकि मल्टीप्लाई ही है। 10 का पावर 23। आंसर किस में आएगा सर? तो केजी में आएगा। कोई दिक्कत? देख लो आराम से, देख लो इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा, मेरे को लग रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हो? 9.11 इंटू 6.022 क्या किया सर? दोनों नंबर को क्या किया? मल्टीप्लाई। पावर को एक साथ रखेंगे, ये कैलकुलेशन का तरीका होता है, धीरे धीरे सीखते भी जाओगे। ठीक है, तो देखो और क्या होता है। हम लोगों ने इसको रफली क्या बोल सकता हूँ? देखो रफली क्या बोलूंगा? 9.11 को लगभग वही बोल देते हैं, 6.022 को हम लोग क्या बोलेंगे? 6 ही बोल देंगे। ये है अप्रॉक्सीमेटली का साइन। और क्या बोल सकते हैं इसका? जो पावर है 10 का पावर, अच्छा इसमें भी देखो, ये भी पढ़े होगे कहीं, चाहे मैंने बात किया भी होगा। 10 का पावर अगर कहीं a है और 10 का पावर कहीं b है, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में होता है ना भाई, तो इसको क्या करते हैं? पावर आपका ऐड हो जाता है। क्या बोला सर? अगर कहीं पे बेस सेम है, बेस मतलब 10-10 है, और अगर मल्टीप्लाई में है और पावर क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो उसमें पावर क्या हो जाएगा? ऐड। तो यहाँ पे भी देखो पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। 31 प्लस 23 kg। एक्सपोनेंट्स का ये फॉर्मूला होता है, नहीं आता होगा तो इसे ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। बचपन जैसा मल्टीप्लाई नहीं करते रहेंगे कि 9.11 ऐसे लिखेंगे, 9.11 इंटू 6 कर सकते हो, बट इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कोई कैरी उरी नहीं था। 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ, पीछे से गिनोगे तो यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दोगे। क्लियर है सर?
अब यहाँ पे इंटू 10 है तो 10 लिखेंगे, -31 प्लस 23 कितना होगा बताओ, -31 प्लस 23 आता होगा सॉल्व करने, -31 प्लस 23, ये माइनस में ये प्लस में, जब भी साइन अपोजिट रहेगा तो माइनस करते हैं। फिर से, जब भी साइन अपोजिट रहे, अपोजिट मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 31 में से 23 को घटाओ, कितना आएगा, 7 और 1 8, क्लियर है। और साइन भी लगाएंगे, साइन उसका लगेगा जो बड़ा होगा, तो कौन बड़ा है, 31 बड़ा है देखो, और 31 का साइन कैसा है, माइनस, तो आंसर में -8 आ जाएगा। तो इसलिए इसका पावर क्या आ जाएगा, -8, यूनिट क्या आएगा, kg। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। बना सकते हो आसानी से, सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाना है भाई, सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाना है, कुछ भी नया नहीं करना है। एक आध सवाल और देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही सवाल करेंगे, ठीक है। अभी कुछ सवाल और 1-2 सवाल दे देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सवाल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ही, इसे नोट डाउन भी कर लो आप, नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और सवाल देता हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में ही इसका रिलेटेड सवाल करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द, एकदम इजी सा है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम है। फाइंड द मास की जगह भी चार्ज कर देते हैं, फाइंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, सुने होंगे, सी से डिनोट करते हैं। अच्छे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, ये गिवन रहेगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.60 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब माइनस प्लस जो भी होगा वो प्लस में ही आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ चार्ज का बताना, तो 1.60 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। इसको भी देखो आसानी से बना सकते थे आप। फिर उसके बाद अच्छा सवाल करेंगे, ये तो एकदम बेसिक सा सवाल था, उसके बाद हम लोग बढ़िया सा सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो भाई, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बना भी सकते थे आप खुद से ही बना लो, देख लो। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.60 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल का मतलब वही एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, 1.60 10 का पावर -19 और ये से क्या करोगे मल्टीप्लाई, सेम टू सेम, एक का पता है इतने का क्या होगा बताना है, तो इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यूनिट क्या रहेगा सर, कूलॉम, कूलॉम होता है इसका यूनिट। फिर से क्या करेंगे, नंबर को एक साथ राउंड ऑफ लेंगे, किसको, 6.022 को 6 लिखूंगा, 1.60 को 1.60, नंबर को नंबर के साथ, पावर को पावर के साथ, 10 का पावर -19, 10 का पावर 23, आंसर किस में आएगा, कूलॉम में। 1.60 को मल्टीप्लाई करो, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36 का 6 कैरी कितना 3, 6 1 जा 6 और कैरी 3 था तो 9, 2 डिजिट के आगे पॉइंट, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिया। पावर देखो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा सर, तो 10 का पावर -19 प्लस 23, दोनों का साइन क्या है, उल्टा है, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा, घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 23 में से 9 19 को घटाएंगे तो बचेगा 4, साइन लगाएंगे किसका, जो बड़ा होगा, तो 23 वाला बड़ा है तो 23 के सामने प्लस है, तो प्लस को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर आ गया आपका ये। तो ऐसे करके आप मोल का क्वेश्चन बना सकते हो। ये एकदम बेसिक्स बात किया हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छे से बात करेंगे, मतलब और भी अच्छे से बात करने का मतलब डेफिनेशन बात किया, अब इस पे और भी सवाल करेंगे, फिर आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बस समराइज करते हैं भाई, क्या क्या पढ़ा है। स्टार्ट किया था हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। ये कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा भाई, ये मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा, 7 मार्क्स का। साइंस क्या है सर, साइंस स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, उसी को कह रहे थे साइंस। दूसरा केमिस्ट्री, ये क्या था, साइंस का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके प्रॉपर्टीज, उसके ट्रांसफॉर्मेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते थे, क्लियर है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स, सबसे छोटा हिस्सा को क्या कहेंगे, एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स, क्लियर है।
फिर हम लोग एलिमेंट भी पढ़े थे, अगर एक ही टाइप का पार्टिकल से मिलके कुछ बन रहा होगा उसी को क्या कहेंगे, एलिमेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मोल, तो मोल का मतलब क्या था, ये बेसिकली एक नंबर को बताता है। जिस तरह से एक क्या था, 1 दर्जन 12 को बताता है, उसी तरह से एक मोल इतने बड़े नंबर को बताता है। 6.022 × 10⁻23 को ही कहेंगे 1 मोल। इसी को अगर इकट्ठा कर देंगे इतने संख्या को तो उसी को क्या कहेंगे, 1 मोल। जैसे 12 लोगों को इकट्ठा कर देंगे तो बोल देंगे ना 1 दर्जन लोग है। उसी तरह अगर इतने सारे नंबर को इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बोलेंगे, 1 मोल है। ये आया कहाँ से था, तो ये आया कहाँ से था आपका, 12 ग्राम C12 वाले आइसोटोप को लेंगे तो उसमें कितना पार्टिकल्स होगा, इतना ही पार्टिकल्स होगा। एवोगैड्रो नंबर को Na से भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था आइसोटोप। आइसोटोप क्या होगा, एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आइसोटोप। आई होप कि ये वाला लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा, एकदम बेसिक्स बात किया हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग बात करेंगे, बेसिक्स ही रहेगा, एकदम बेसिक्स, ताकि सबको समझ में आए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना फीडबैक में शेयर कर सकते हैं, या हमारे क्या बोलते हैं जीमेल में भी आप मेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कमेंट तो आपका खाली है, तो आप कमेंट में ही बता सकते हैं कि कैसा लगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग और कीप ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व करते रहिए, अपने आसपास को देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।